नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है उसका अगला ये वीडियो है, अगला क्लास है जिसमें हम आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक का पहला उत्तक एपिथेलियल उत्तक क्लियर हो चुका था। संयोजी उत्तक में भी हम लोग पढ़ चुके थे। कनेक्टिव टिश्यू में भी पहला जो तरल उत्तक है उसके बारे में पढ़ चुके थे। उसमें कुछ प्लेटलेट्स बाकी रह गया था और उसी के क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। थोड़ा सा टिश्यू में संयोजी उत्तक जो होता है वो काफी बड़ा होता है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर क्वेश्चन टिश्यू से अगर आना है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेगा संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू से ही आने का। तो देखते हैं। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे, मतलब कि जहां तक हम छोड़े थे तरल उत्तक के बारे में सब कुछ बता चुके थे। तरल उत्तक में मुख्यतः दो प्रकार के फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के वो उत्तक पाए जाते हैं। पहला लसिका, इसको लिम्फ कहते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उसका रुधिर में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा का पार्ट होता है और एक ये तीनों का पार्ट होता है। तो प्लाज्मा के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ कि प्लाज्मा टोटल अगर एक रुधिर सेल लिया जाए तो उसके टोटल का 55% प्लाज्मा होता है, बाकी 45% में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में काफी डिटेल्स चर्चा की जा चुकी है। यहाँ पे इसका पीएच जो प्लाज्मा होता है अल्कलाइन होता है, उसके कारण जो ब्लड होते हैं उनकी अगर रुधिर का पीएच पूछा जाए तो वो भी अल्कलाइन ही होते हैं। रुधिर का पीएच 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसमें एक बचा हुआ रह गया था प्लेटलेट्स, जो रुधिर होते हैं। जैसे हम बताए थे ना कि रुधिर जो होते हैं, मान लीजिए रुधिर का ये सेल लेते हैं तो रुधिर में जो ये 55% भाग जो होता है वो क्या चीज का होता है, प्लाज्मा का, और 45% भाग में ये तीनों होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में डिटेल्स चर्चा हो चुकी है, डब्ल्यूबीसी के बारे में काफी डिटेल्स चर्चा हो चुकी है। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होता है, मानव जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो रुधिर पाए जाते हैं उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं या स्तनधारी में ही प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, यानी कि मैमल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, यानी कि सर्कुलर होता है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। इसका जो प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है, ये प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। और इसका जो जीवन अवधि होती है 7 से 10 दिन होता है, ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, इसकी संख्या जो होती है ना 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर में मापा जाता है इसको। देखिए, प्लेटलेट्स क्या होता है, आप देखते होंगे कि आए दिन सुनते होंगे कि डेंगू बुखार, डेंगू में जो मच्छर काटने से एक वायरल फीवर है जिसके काटने से जो होता है, इसमें क्या होता है, यही प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ना वो घटने लगता है। और प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है तो चूंकि हम आगे देखते हैं, प्लेटलेट जो ही होता है ना जो रक्त को थक्का बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर बाय दबे रक्त में थक्का बनाने वाले जो प्लेटलेट्स हैं उसकी संख्या अगर घट जाती है तो क्या होगा, रक्त पतला हो जाएगा। रक्त पतला हो जाएगा तो कहीं कहीं जहां भी सॉफ्ट टिश्यू होंगे वहां से वो रक्त स्रावित होने लगेंगे। तो इसी कारण जब डेंगू वगैरह होता है, डेंगू नामक जो बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स का ही काउंट घट जाता है, ठीक। और देखिए, इसका मेन काम क्या है, रक्त को थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का जब भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्लेटलेट्स जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं इसका क्या काम है, तो रक्त को थक्का बनाना, ठीक। इसमें कुछ ऐसे पाए जाते हैं। अब देखिए, प्लेटलेट्स जब रक्त का थक्का का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है इससे। तो रक्त का थक्का के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का जो थक्का होता है वो कैसे बनता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है। देखिए, जब प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड में, मतलब ब्लड का एक पार्ट होता है। जब हम देख रहे हैं रुधिर पढ़ रहे हैं तो रुधिर का एक पार्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे चीज पाए जाते हैं जब प्लेटलेट जो होते हैं, जब रक्त थक्का कैसे, मतलब कि थक्का बनने के लिए क्या होगा कि बाय द वे रक्त कहीं से स्रावित हो रही है, कट गया, चोट लग गया तो रक्त निकलने लगता है, तो फिर वो जमना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा पूरा रक्त निकल जाएगा। तो शरीर में कुछ ऐसी मैकेनिज्म है, ब्लड में कुछ ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्लेटलेट्स का होता है। जैसे ही अगर बाय द वे कोई कट लगता है, शरीर में रक्त निकलने लगती है, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही प्लेटलेट से वायु के कांटेक्ट में आता है वो रिएक्शन करना शुरू करता है, ठीक है। तो रिएक्शन करके क्या होता है कि वो पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन प्लस ब्लड में जो कैल्शियम आयन होते हैं वो तीनों कंबाइंड होके एक थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाते हैं, ठीक। जब ये पदार्थ बन जाता है, ये थ्रोम्बिन जो होते हैं ब्लड में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजेन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फाइब्रिनोजेन क्या है, तो प्रोटीन है। ये एक तरह का पदार्थ है, जालीनुमा पदार्थ होता है।
थ्रोम्बिन फिर क्या होता है कि एकदम ये क्विक रिएक्शंस होते हैं, ठीक ना। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन नामक मतलब कि जो ब्लड में प्रोटीन पाए जाते हैं उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन एक अघुलनशील तंतु जाल के रूप में मतलब कि वो होता है ये फाइब्रिन। और जब ये फाइब्रिन फिर रुधिराणु से संयोग करते हैं, जो ये रुधिराणु है उनसे संयोग करके रक्त को थक्का बना देता है, ठीक। तो यही चीज याद रखना है आपको कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन जो ये बनता है वो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन से रिएक्ट करके फाइब्रिन नामक तंतु जाल बना देता है और फाइब्रिन और रुधिराणु मिलकर रक्त को थक्का बना देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रेज होता है। पहला ये होगा कि रक्त को थक्का बनाने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैल्शियम आयन की। उसके बाद फिर ये फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन मतलब क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इस टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का ये एक मैकेनिज्म है। मैंने इसको बहुत लंबा मैकेनिज्म है बट उतना हम लोग को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जानने की जरूरत नहीं है। इतना में ही आपका काम चल जाएगा और क्वेश्चन अच्छे से, कितना भी टफ क्वेश्चन हो जीएस में, वो आपको यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हम लोग देख लिए थे। इस तरह से हम लोग का तरल उत्तक जो होता है वो समाप्त हो गया। और इसके बारे में थोड़ा सा ब्लड के बारे में क्लास मतलब इस बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ाएंगे कि ब्लड के जो कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, कौन यूनिवर्सल, कौन एक्सेप्टर, ये सब जो और भी है उसका थोड़ा सा किसको दे सकते हैं, किसको ले सकते हैं, आरएच फैक्टर, इस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक अलग से उसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला हो गया, क्योंकि हम लोग वहां पे 3 उत्तक पढ़े थे, मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू के 3 उत्तक पढ़े थे। तो पहला हो गया तरल उत्तक, मतलब जिसके बारे में, जिसमें लसिका, रुधिर, प्लेटलेट्स, इस सब के बारे में सारा डिटेल्स हो गया। दूसरा हम लोग वास्तविक उत्तक पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा क्या पढ़े थे, स्केलेटन उत्तक। तो अब देखिए वास्तविक उत्तक को भी हम 4 भागों में डिवाइड किए थे, ठीक है। पहला था कि जलावत यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है रंजकीय यानी पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है लूज कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है सघन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आज हम वास्तविक जो संयोजी उत्तक है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए वास्तविक संयोजी उत्तक क्या होता है ना कि जो ये उत्तक जो होते हैं, ये उत्तक का जो सेल होते हैं उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस भरा होता है। मतलब ये 2 सेलों के बीच का जो जगह होता है, मान लिया कि ये 2 सेलों के बीच का जगह है, ये सब भरा होता है, एकदम काफी डेंस होता है, ठीक है। खास करके वास्तविक संयोजी उत्तक में भरा होता है, मेनली यही होता है। इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? वास्तविक संयोजी उत्तक को जलावत मतलब रेटिकुलर, देखिए ये जालीनुमा आकार का होता है, जालीनुमा संरचना होता है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई इस टाइप का है तो इस टाइप का जालीनुमा संरचना होता है, इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, इस टाइप का संरचना यानी कि जाल की तरह इसका संरचना होता है। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, प्लीहा जो स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यकृत यानी कि जो लीवर होता है वहां पे, और अस्थि मज्जा में ये पाए जाते हैं। तो मेनली इसका यही है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है इसका जलावत यानी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब देखते हैं दूसरा रंजकीय कनेक्टिव टिश्यू यानी पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हिंदी में का टर्म जो होता है ना बायोलॉजी का काफी कंफ्यूजन, साइंस का खास करके काफी कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए इंग्लिश पे ही थोड़ा ज्यादा मतलब कि देखते देखते ऐसे भी याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखे कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो देखते हैं कि जलावत होता है और ये काफी मतलब कि जो टिश्यू होते हैं काफी सटे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो होते हैं, जो कोशिकाएं होती है ना, वो अलग अलग होती है, ठीक है। उत्तक संरचनाओं का जो होता है, जो मतलब कि पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उत्तक संरचनाओं को रंग प्रदान करते हैं। मतलब कि कौन सा रंग का उत्तक होगा, कौन सा कलर का होगा, ये कौन डिसाइड करता है, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। जैसे पीले, भूरे, काले, नीले एवं मेलानिन वर्णक कण पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये कण पाए जाते हैं। ये मुख्यतः कहाँ पे दिखाई देता है, जैसे जो हम लोग का आंख है तो आंख में ब्लैक भी है, किसी का आंख ब्राउन देखिएगा, इस टाइप से जो आंखें होती है किसके कारण होता है, रंजकीय यानी पिगमेंटेड। उसके बाद मानव त्वचा में जो पाए जाते हैं, जो मानव त्वचा में कोई गोरा है, काला है, ये सब डिसाइड किससे होता है, यही पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू से, समझ गए। तो यही इसका मेन रोल है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट हो गया, 2 प्रकार हो गया। अब तीसरा है स्थिर यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए लूज यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, स्थिर कनेक्टिव टिश्यू। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा, जो हम लोग का स्किन है, मांसपेशियों के मध्य, जो मांसपेशी जो बहुत सारे हम लोग के टोटल शरीर में 639 मांसपेशियां हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो 639 मांसपेशियां हैं, टोटल कितने मांसपेशियां हैं, 639, याद रखिएगा ये
कुछ कुछ फैक्ट्स है जो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। त्वचा मांसपेशियों के मध्य रक्त नलिकाओं के चारों ओर, मान लीजिए कि कोई ब्लड कैपिलरीज है, इसके चारों, मान लीजिए ऐसे सेक्शन काट लेते हैं, इसके चारों ओर जो ये ऐसे मान के चलिए, तो जो चारों ओर है ना, इसके चारों ओर पूरा पेरिफेरी में ये पाया जाता है, एवं अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये अनियमित आकार के, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। ये जो उत्तक होते हैं माइक्रोफाज नामक कोशिकाएं, मतलब कि कोशिकाओं का बना होता है, जो कि हानिकारक, निरर्थक या जो डेड कोशिकाएं होती है उसको, मृत कोशिकाओं को भक्षण करती है। इनका मेन फंक्शन इसका यही है कि ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हानिकारक, निरर्थक या फिर जितने भी मृत कोशिकाएं होती है उसको भक्षण करते हैं। कौन? उसमें जो माइक्रोफाज नामक कोशिका पाया जाता है वो इसको खत्म कर देता है। अब आइए स्थिर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तीसरा का ही बी पार्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मतलब चर्बी युक्त टिश्यू इसको कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे त्वचा है इसके जस्ट नीचे वाले जो पार्ट है जहाँ पे मतलब कि चर्बी पाया जा सकता है, वहां पे ये पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू चर्बी के रूप में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः इसका जो एडिपोज टिश्यू है इसका क्या काम है? तो पहली बात तो कि संचित भोजन को जो संचय करेगा फैट्स के रूप में, जरूरत पड़ने पर उसको भाई जलेगा और हम लोग को एनर्जी मिलेगा, तो फैट के रूप में संचित होता है, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। बाहरी चोट से ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो बहुत, जो विसरल्स ऑर्गन होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये पाए जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या चीज से? बाहरी चोटों से। तो बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये तापरोधक होते हैं, मतलब कि जो जिसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं ज्यादा होते हैं उसको गर्मी कम लगता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये तापरोधक होते हैं। शरीर के बॉडी के जो टेम्परेचर है ना उसको आप बाहर अंदर जाने आने से रोकते हैं, ठीक है। ये हो गया एडिपोज टिश्यू। अगर एडिपोज टिश्यू की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसी से आदमी का मोटापा भी आता है। तो इस तरह से ये स्थिर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया। और क्वेश्चन यही से पूछते हैं एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन है, दे देगा 4 ऑप्शन, जिसमें तापरोधक भी रहेगा और इधर से 4-5 उठा के दे देगा। तो तापरोधक मारना है, भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ को संचित करता है फैट्स के रूप में, ठीक है। बाहरी चोटों से वो सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार ये स्थिर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर आइए चौथा, इसका जो वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू है, जो वास्तविक संयोजी ऊतक है, उसका चौथा पार्ट है सघन यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जिसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जितने मतलब कि जो भी मैट्रिक्स होते हैं, अगर कोई टिश्यू है तो उसमें जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये उसमें जो मैट्रिक्स होते हैं वो काफी सघन होते हैं, ठीक है, काफी डेंस और सघन होते हैं। और फाइब्रस भी, डेंस सघन होने के कारण ये क्या होता है? फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन? तो पहला श्याणु जिसको लिगामेंट कहते हैं और दूसरा को कंडरा या टिंडन कहते हैं। देखिए जो श्याणु यानी कि लिगामेंट जो होते हैं वो येलो फाइब्रस, येलो कैलोजन तंतु, मतलब येलो कैलोजन फाइबर का बना होता है, और जबकि ये श्वेत कैलोजन फाइबर का बना होता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स में कैलोजन वगैरह का निर्माण होता है, फाइबर्स वगैरह का, उसका कुछ अलग कलर हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये काफी मजबूत होते हैं और लचीला भी होते हैं। कौन? लिगामेंट, मतलब मजबूत ज्यादा होते हैं, लचीला थोड़ा कम होते हैं। किसके तुलना में? कंडरा के तुलना में, यानी कि टेंडन के तुलना में। इनका मेन काम क्या है लिगामेंट का? ये क्वेश्चन अक्सर हाँ पूछा जाता है कि लिगामेंट का काम क्या है। तो लिगामेंट का काम है ना बोन टू बोन कनेक्ट करना। मान लीजिए कि हम लोग का घुटने का जो बोन है, तो देखते हैं घुटना जहां से मुड़ती है वहां पे जो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये 2 बोन है, इस टाइप से 2 बोन है, ठीक है। घुटना का यहाँ पे बोन मान लिया जाए, तो यहाँ से जो ये कनेक्ट होता है ये बीच में ऐसे, और ये तो ये जो पार्ट होता है यही लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। तो यही लिगामेंट यानी कि बोन टू बोन कनेक्ट करता है। कहने का मतलब ये 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है टिश्यू में कि लिगामेंट का क्या काम है, हमेशा याद रखिए, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। और जो टेंडन होते हैं ये बोन से मसल्स को जोड़ता है। मान लिया कि ये बोन है, इस टाइप से बोन है ये, इसमें जो मसल्स जुड़ते हैं यहाँ पे चारों तरफ मसल जो जुड़ते हैं वो किससे जोड़ते हैं? कंडरा यानी टेंडन से जोड़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टेंडन का क्या काम है? तो बोन टू मसल को कनेक्ट करना, ठीक है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, यह भी मजबूत होता है, मगर लिगामेंट के तुलना में थोड़ा कम होता है। लिगामेंट थोड़ा कम लचीला होता है, ये अधिक लचीला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ये वास्तविक संयोजित ऊतक है। तो इस प्रकार 2 ऊतक आप लोग का समाप्त हो गया है।
अगली क्लास में कोशिश होगा कि मेरा ये उत्तक समाप्त हो जाए और जो ये ब्लड का जो वर्गीकरण वगैरह है, कौन सा कैसा ब्लड लेता है, कि कौन ब्लड दे सकता है, कौन ले सकता है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो बना के ब्लड को पूरा एकदम सा क्लासिफिकेशन करके कितने प्रकार होते हैं, कौन से RH फैक्टर, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, ये सब के बारे में बता दूंगा। दोस्तों अगर ये चैनल, अगर आपको बायो पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, मेरा वीडियो अच्छा पसंद आ रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।